बहुत सारे ब्रह्मांडों के बीच में हमारा एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा ग्रह जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी पृथ्वी के दिल में भारत और भारत के दिल में हम, यानी मध्य प्रदेश में मैं और आप, जो आप मुझे देख रहे हैं। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं डी इंडिया न्यूज की तरफ से, क्योंकि ये हमारी नई शुरुआत है और हम कहां तक जाने वाले हैं, कितनी मौज आने वाली है, ये आप और मैं डिसाइड करेंगे। लेकिन इस पहले एपिसोड के बाद नहीं, और भी ऐसी बहुत सारी यात्राओं के बाद। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे शब्द के बारे में जिसे हम जोरबा दी बुद्धा कहते हैं। जोरबा दी बुद्धा क्या होता है? जोरबा दी बुद्धा होता है बहुत साधारण और छोटे शब्दों में एक ऐसी थ्योरी जहां पर व्यक्ति बुद्ध होने की तरफ भी बढ़े, महावीर होने की तरफ भी बढ़े और पैसा भी कमाए, मतलब जोरबा भी बने। ऐसे ही बहुत सारे लोग इस देश में हैं, लेकिन चूंकि हम जबलपुर में हैं तो हमारी बात जबलपुर से ही शुरू होगी। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें और ना जाने क्या क्या डिस्कस करेंगे। हमारे शो का नाम है गुरु ज्ञान और आप देख रहे हैं गुरु ज्ञान डी इंडिया न्यूज पर। मैं हूं देव सिद्धार्थ। आज हमारे बीच में हमने एक ऐसे गुरु को बिठाला है जो हमारे पहले एपिसोड के गुरु हैं। गुरु की कहानी शुरू होती है कहां से? गुरु की कहानी शुरू होती है 1977 से और 2025 तक चल रही है। कहानी बहुत अच्छी थी। गुरु कभी बहुत सख्त भी हो जाते हैं, लोग कभी गुरु को बाहुबली भी कहते हैं, तो कभी लोग गुरु को नारियल भी कहते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार ये आदमी जब खपरे उठा के मेहनत करता था तब भी इसका स्वभाव यही था, या स्कूल में कभी हुड़दंगी में कुछ ऐसा कर दिया जो इनके शिक्षकों को पसंद नहीं आया तब भी इसका स्वभाव यही था। आज का हमारा गुरु हमें क्या बताएगा और क्या सिखाएगा, इन सारी बातों के लिए कैमरे का रुख अब होगा संदीप जैन जी की तरफ, जो कि माइक्रोलैंड कंप्यूटर के संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं और माइक्रोलैंड कंप्यूटर को चलाते हैं। संदीप जी नमस्ते। नमस्कार सर, आप कैसे हैं? सब बढ़िया सर। कहाँ से शुरू होता है सब कुछ? शुरू हमारा तो स्कूल लाइफ 1977 के जन्म के बाद स्कूल, मतलब जो भी था, हमारे पापा थे, पापा के जो मतलब जो हम लोग चार, दो बड़े, दो भाई, दो बड़ी बहन और दो बुआ थी। और बड़ा कठिन वाला दौर था उस समय भी, हम लोग की पढ़ाई के समय भी बड़ा कठिन वाला दौर था। पापा सर्वे ऑफ इंडिया में सेक्शन ऑफिसर थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड। और पापा एक इकलौते थे, दादा और दादी हम लोग, मतलब कोई चाचा या चाची नहीं थे। और मतलब उस शुरू से शुरुआत हुई, तो मतलब 4 और 6 लोगों को पालना पापा के लिए बहुत कठिनाई की बात थी। लेकिन जैसे भी है, लेकिन पापा ने तो पढ़ाना तो सबको है जितने लाए। तो पापा ने भी शुरुआत करी और मैंने भी स्टार्ट किया। स्कूल गए, स्कूल लाइफ करी। तो स्कूल में मैं सरस्वती स्कूल में भी बिनेवाल मंदिर में पढ़ा, फिर उसके बाद सरस्वती स्कूल गढ़ा फाटक में भी पढ़ा। सरस्वती स्कूल गढ़ा फाटक में क्या होता था कि वहाँ बड़ी प्रार्थना होती थी। प्रार्थना के समय मतलब सुबह जब पहुँचो तो वहाँ एक नियम है, एक प्रार्थना सुबह की, भोजन मंत्र और विसर्जन मंत्र जाते समय। तो एक बड़ा केस हुआ था हमारे साथ। तो वहाँ पर स्कूल गए और वहाँ पर प्रार्थना इतनी लंबी होती थी, आधा घंटा से ज़्यादा 45 मिनट की प्रार्थना होती थी। उसी बीच में क्या, धूप बहुत ज़्यादा होने के कारण मेरे को चक्कर आ गया। तो चक्कर आके मैं गिर गया। तो चक्कर गिरने के कारण वहाँ से प्रिंसिपल लोग, शिक्षक लोग गुजर रहे थे कि वो कोई गिरा है। तो वो मेरे पास आए तो मेरे से पूछा क्या हो गया। तो मैंने बोला चक्कर आ गए थे। तो उनको ऐसा लगा कि एक मजाक में कर रहा है, ये जानबूझ के कर रहा है, इसको प्रार्थना नहीं करना, इसका रोज का काम है। तो ऐसे में प्रिंसिपल ने मेरे को एक आध दो तमाचा मार दिए। तो उस चक्कर में तो थोड़ा अच्छा, आप बेहोश होके गिरे हुए थे तब प्रिंसिपल ने चाटा मारा? था मेरे को। तो उस कारण से मेरे को गुस्सा इतनी ज़्यादा था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। झूठ ना बोलने के कारण मेरे को ये सजा दे रहा है। तो मेरे से भी उनको, मेरे को प्रिंसिपल को 3-4 तमाचा मैंने मार दिया। तो 3-4 तमाचा मारने के बाद सीधे स्कूल से, हमको तो आप जानती हो क्या होगा, स्कूल वाले क्या करेंगे, अपन को अवार्ड तो देंगे ही नहीं। सही है। मम्मी पापा को बुला के इनको बोला कि इनको सम्मान की छठी की गई। सम्मान की छठी दी कि आप जा सकते हैं यहाँ से। हाँ। बस ऐसे। उसके बाद क्या हुआ कि मन नहीं किया पढ़ाई करने का बिल्कुल भी, कि आगे चल के कि मतलब अपन, मतलब उस रुचि से, पढ़ाई से मतलब रुचि खत्म सी होती जा रही थी दिन पे दिन। फिर जैसे भी करके पापा ने बोला बेटा 10+2 और ग्रेजुएशन तो चाहिए इसके लिए, तो मतलब कुछ करने के लिए। तो पापा के कहने पे तो 10+2 करने के बाद ग्रेजुएशन भी करी। जीएस कॉलेज में मैं एक सेक्रेटरी के टूर में, आरबीवीपी करके बीजेपी की थी, उससे मैं सेक्रेटरी का चुनाव भी लड़ा था। मतलब ये सन मान लो 96 के बाद की होती, मैं एबीपी चुनाव भी लड़ा था सेक्रेटरी के लिए। इसे क्या कहते हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो बीजेपी का एक रूप है, उस चुनाव भी लड़ा था। और उससे फिर उसके बाद वो चुनाव हारने के बाद फिर 10 या 15 वोटों से हारा था मैं। फिर अपना जो पढ़ाई का मन था तो वो तो हो ही था, ग्रेजुएशन कर ली थी।
फिर उसके बाद चलती रही कहानी, चलती रही कहानी। ये तो स्कूल की पढ़ाई की कहानी थी। तो शुरू मेरा से शुरू करते हैं, इधर पे भी अपन आएंगे। जी ये अपन चालू करते हैं 24 तारीख को जब पृथ्वी में आप आए, उसके बाद से मतलब क्या देख रहे थे? मतलब पृथ्वी के कहाँ आने घर के था? बाद क्या था, तो मेरे मैं बड़ा बड़ा मतलब एक मेरी दादी दादी का काम था, मतलब जो आटा की चक्की होती है, हम्म। हमारे घर के नीचे आटा की चक्की लगी यहीं रहती पर जबलपुर है में या जबलपुर में। तारादेही में? नहीं नहीं, तारादेवी से तो दादा दादी लोग आए थे। अच्छा। तो मतलब यहाँ पर हमारी दादी का खुद का एक बिजनेस था कि मैं आटा की चक्की खोलूँ, तो उन्होंने आटा की चक्की खोली थी। अच्छा। तो आटा की चक्की खोलने के बाद जब मैं 8वीं या 9वीं में जब स्कूल से आता था 5 साढ़े 5 बजे स्कूल से, तो उस समय के हम लोग के जैन समाज में एक रिवाज है शाम को अंथो करने का, खाना खाने का, रात को नहीं खाते। जी। तो हमें दादी को भेजना पड़ता था। उस समय बता रहा हूँ मैं, मतलब संघर्ष या मतलब जो कहनी चाहिए हम्म। मेरी कहानी। 7वीं 8वीं की क्लास में आने के बाद, स्कूल से आने के बाद 5वीं में दादी को मैं अपना खाना खाने भेजता था। तो 5 से लेके साढ़े 7 तक वो चक्की, जो आटा पीसने का काम, जो बाहर से लोग आते थे उनका गेहूँ पिसवाने आते थे, वो काम करता था। और ऐसे फिर संडे के दिन भी, मतलब संडे को जब फ्री रहता तो संडे पूरे दिन मैं चक्की में व्यतीत करता था। एक व्यापारी के तौर पे दिमाग एक सेट हो गया था कि व्यापारी के तौर पे, व्यापारी मतलब शुरू से आना चालू हो गया था। तब भी मैं अपनी गेहूँ पीसता था, आटा की चक्की लगी थी, दादी का साथ देता था उस समय। फिर उसके बाद क्या होता था कि हमारे दादा का भी काम, खपड़ेलू खप्पड़ होते ना जो गांव में लगे रहते, खप्पड़ जो जिसमें खपरे जो कच्चे खपड़े मकानों में कच्चे खपरे, मकानों में लगे रहते हैं गांव में, मिट्टी के बन के मिट्टी वो के जो। बने रहते हैं, जो बरसात के पहले लग जाते हैं, टूट जाते हैं तो हम्म। लग जाते हैं। तो उसका हमारे दादा का बिजनेस था। तो दादा का बिजनेस था, शुरू से था। रानीताल चौक है अपने जबलपुर में, वहां पर खपड़ेल का पूरे 4-5 दुकान है। तो हमारे दादा का भी खपड़ेल का बिजनेस था। तो जब हमारी स्कूल 10वीं के बाद जब हमारा स्कूल खत्म होता था, छुट्टी पड़ती थी, तो जो खप्पड़ का बिजनेस होता था, क्योंकि मई और जून और जुलाई में तो बरसात आ जाती थी। हम्म। मार्च और अप्रैल का हम लोग का सीजन होता था खपड़ेल का, जिसमें पूरे लोग खपड़ेल लेने आते थे, व्यापारी लोग जितने भी घर वाले हैं, सब खपड़ेल बदलने के लिए तो हमारे यहाँ आते थे। उस समय बड़ा कष्टदायक जिंदगी होती थी। जब मैं मार्च के समय की बात होती थी, हम सुबह से दादा के पास रानीताल साइकिल से जाते थे। मतलब समझ लो आप 5 किलोमीटर में साइकिल चलाता था अपने घर से। नरगैया से वहां तक। नरघैया से रानीताल पहुंचने में 5 किलोमीटर का सफर रहता था। तो 5 बजे मतलब जाता था, 11-1 बजे तो मम्मी टिफिन लगा के दे देती थी कि अब कब आएगा ये बेटा। तो उस समय खपड़ेल की दुकान पे, बहुत खपड़ेल की दुकान हुआ करती थी। तो खपड़ेल में क्या होता था कि हम लोग की जो दुकान थी और मेरी गोदाम थी बहुत दूर थी, और मतलब जैसे कोई खरीदने आता था तो हम लोग का करीबन 100 या 50 कदम की दूरी पे हमको खप्पड़ रखना पड़ता था। हम्म। तो 32, 42, 38 डिग्री सेल्सियस में कई बार क्या होता था, लेबर कम होने के चक्कर में, कई दुकानें थी, लेबर व्यस्त होती थी। तो वो लेबर व्यस्त होने के चक्कर में क्या होता था कि अपने ऊपर भार आ जाता था। अब अपन को, अपन ने दुकान खोली है तो सजाई है तो बेचना तो पड़ेगा। आज अपन नहीं देंगे कि लेबर नहीं है तो दुकान को तो चला जाएगा चला ग्राहक। जाएगा। तो उसमें क्या करता था उस समय मैं, खप्पड़ बड़ी 38, 42 डिग्री की सेल्सियस में क्या होता था, गिनती होती थी, 1, 2, 3, 4, 5 गिनती करने के बाद खप्पड़ में कंधे में रखता था, 5-5 खप्पड़, मतलब वो भी करीबन 5 से 6 किलो के हो जाते थे। तो खप्पड़ रख के मैं 20 या 30 की दूर रख के मैं रख जमाता था। फिर 500 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है, तो ऐसा मतलब डे मतलब चलता रहता था। मतलब ये 500 किस सन के आसपास की बात ये होगी? होगी 1990 के आसपास की, 90 के आसपास। 90 या 91 के आसपास की होगी। तो इस समय में मतलब ऐसा संघर्षपूर्ण होता था कि वो खप्पड़ को रखने में, रात को जब पहुंचता था तो मम्मी जब वो खाना ना खिलाती तो पूरा ये जो कंधा कंधा होता था दर्द। पूरा लाल हो जाता था, बाम वाम लगा के सो जाते थे। तो वही संघर्षपूर्ण जिंदगी से आगे बढ़ते रहे। और मतलब तो ऐसा प्रतिदिन, दिन पे प्रतिदिन जो हम लोग का मार्च और अप्रैल का सीजन होता था वो चलता रहा। फिर आगे व्यापार शुरू से ही रहा कि व्यापार। दिमाग, टेंडेंसी, जो जिस जगह पे मैं रहता था वो पूरा जो माहौल है वो टोटल व्यापारिक ही माहौल था। लेकिन आप जिस जगह की बात कर रहे हैं नरगैया की, नरगैया में ये होता है कि लोग कपड़े के व्यापार में बहुत जाते हैं, हम्म। मतलब मैक्सिमम लोग आप जैनिज्म में देखें उस एरिया में तो सब कपड़े के नहीं, व्यापार। कपड़े के व्यापार में जाते हैं, लेकिन क्या होता है जो चीज़ पीढ़ी के अंदर, जैसे जिसका जिसमें दिमाग जाए। हमारी दादी ने चक्की की दो चक्की खोली, हमारे दादा ने खप्पड़ का बिजनेस किया। लेकिन आने वाले समय में मैं एक खप्पड़ या आटा की तो चक्की नहीं करने वाला था, मैं कपड़े का ही व्यापार व्यवसाय करने वाला था। हम्म। तो वो पूरा जो बड़ा फारा हो गया, नरगिया हो गया, वो कपड़ा व्यवसाय के ऊपर ही था। और कपड़ा व्यवसाय को लेके ही मैं काम करने वाला था। इवन मेरे फिर उसके बाद ऐसा हमारा व्यवसाय चलता रहा, चलता रहा, स्कूल कॉलेज किया।
अब उसके बाद मेरे बड़े भैया संजय भैया। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी अपन खपड़े तक थे, हम्म, फिर आप चक्की चला रहे थे, वहां तक कहानी थी। अब ये कि जब एबीवीपी की तरफ जा रहे थे, हम्म, तो वो संजय भैया पे भी आएंगे अभी, हम्म। तो वो उनके नागपुर के आने के बाद का था या पहले का नहीं, था? वो पहले का था, मेरे कॉलेज के समय। वो अपना कॉलेज कर रहे थे, मैं अपना कॉलेज कर आप रहा जबलपुर से ही कर रहे था। मैं जबलपुर से कर रहा था। थे, ओके। हम्म, तो तब आपने चुनाव लड़ा। चुनाव, हाँ। तो ये था कि पॉलिटिक्स में एक्टिविटी तो थी। मतलब एक्टिविटी के नाम पे तो सभी चीज में थी, मतलब ठीक है, जहाँ जिसका जहाँ लक ले जाए वो वहाँ की बात होती है। अब लक की बात करें तो बहुत ही छोटे स्तर से, मतलब एक गेहूं की आटा की चक्की, फिर खपड़ेल से लेके बहुत सी चीजें हैं जो है इस। अच्छा, ये आटा चक्की जो थी, हम सुनते हैं कि जैनिज्म में ऐसा होता है कि जो जैन होते हैं वो बहुत कोशिश करते हैं कि चीजें संभल के खाएं पिए, तो ऐसा नहीं, भी? उसमें क्या होता था, आपको ये चीज आपने अच्छी पूछा। क्या होती थी, दो आटा की चक्की होती थी हम लोगों के में। एक होती थी अदर कास्ट की और एक होती थी जैन धर्म की। हाँ। तो जैन धर्म की आटा की चक्की में, उसमें क्या होता है कि कभी भी देखना, एक आटा की चक्की दो होती है तो उसमें पट्टा चढ़ा जाता है मशीन का। अच्छा। यदि एक छोटी एक एक दो आटा की मशीन लगी, एक ये लगी, एक जैन की लगी और एक अदर कास्ट की लगी, तो उसमें एक पट्टा चढ़ा जाता था, तो पट्टा मशीन के थ्रू चढ़ा जाता था। जब जैन गेहूं पिसाने आता था, क्योंकि जैन बात उसकी नहीं है, जैन या मतलब दूसरे की उसकी बात नहीं कर रहा, क्या उनके गेहूं पिसे और धुले हुए आते थे, तो वो बोलते थे कि मेरे को अलग नहीं, वो बहुत शुद्ध तरीके से रहते शुद्ध भी हैं। रहते थे, मतलब उसको अलग वाली मशीन में पीसो, और जो दूसरे लोगों के आते थे उनको अलग मशीन में पीसो। तो दो चक्की लगी थी, एक जैन चक्की बोलते थे हम लोग, एक दूसरे कास्ट की चक्की बोलते थे, मतलब अदरवाइज उधर अदर कास्टों के लिए। तो हम लोगों की दो चढ़ती, तो उसमें भी एक पट्टा चढ़ता था बड़ा, तीन लोगों को लगता था कि वो, यदि पट्टा जैनों की चक्की चालू करने तो उसमें एक पट्टा लगता था मशीन में, हम्म। तो उसमें कम से कम तीन लोग लगते थे वही पट्टा मोटर चढ़ाने। जैसी होती है मोटर उसमें जैसी ऊपर, है लगती ना? थी, ऐसा एक मोटर होती है, मोटर के बाद एक दूसरी एक जो मोटर हो गई और वो एक चक्की हो गई, उधर से एक पट्टा ऐसा घूम के आता था, जब इसमें चढ़ाना पड़ता था। अच्छा। जब छोट दूसरी चक्की में लगाना था, इसका पट्टा उतारो तो फिर उसका चढ़ाओ पट्टा। अच्छा, तो ये दो तीन लोगों का मतलब वो कसरत होती एक मोटर और दो चक्की, थी। दो और फिर चक्की, वो दोनों साथ में चल रही हैं। नहीं साथ में एक नहीं चलती थी, जैन की चलेगी तो उसका पट्टा चलेगा, अच्छा। अदर कास्ट की चलेगी तो उसका पट्टा डालना पड़ेगा, तो ऐसा था। तो उस पट्टे के में दो या तीन लोगों को जरूरत पड़ती थी वो पट्टा हाँ, वो चढ़ाने में, तो मेहनत बड़ा से चढ़ता है, मेहनत वाला काफी काम, मोटा बड़ा रहता है। मोटा पट्टा रहता था, उसमें दो लोगों की, एक यहाँ पट्टा चढ़ता था, फिर वो दूसरा मशीन में जाके चढ़ता था, उसमें दो लगते थे, इसमें दो लगते थे। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी भी एक मेमोरी है कि मैं मम्मी के साथ, मेरी मम्मी सिर पे वो पीपा रख के और हम लोग जाते थे चक्की। हम्म, अब तो खैर लोग आटा खाने लगे हैं, लेकिन जो पुराने लोग जानते हैं, हम्म, जो पुराने लोग देखेंगे, मोहल्लों में चक्कियां हुआ करती थी। और महीने में एक बार, जब वो गेहूं धुल के, साल में एक बार गेहूं लिया जाता था, और फिर उस गेहूं को धुल के और धुलने के बाद सुखा के, फिर ये रहता था कि उसको धीरे धीरे स्टोर करने के बाद हम्म, 10 किलो 5 किलो निकाल के और फिर चक्की जाते थे। अब क्या हाँ, लोग रेगुलर खाने लगे पिसा हुआ। पिसा हुआ खाने लगे अब हाँ। चक्की का, जो लोग चक्की वाले हैं वो तो करते ही हैं। हाँ। तो ऐसा चलता रहा, फिर बात आई फिर व्यापार की, व्यापार करने की बात आई, तो व्यापार चालू करने के नहीं, लिए। इसके बाद जब चक्की चल रही थी और खपरे वाला व्यापार था, तब कॉलेज नहीं गए थे आप? नहीं, तब मैं स्कूल ही लाइफ था, तो तब वो मतलब स्कूल वाला कांड हो गया था हाँ, वो अपना? स्कूल वाला कांड हो गया था, तो मेरे को अलग किया, तो फिर मैंने स्कूल काला कांड के बाद फिर पापा ने मेरे को प्राइवेट ही मैंने स्कूल अच्छा, ज्वाइन करी, फिर प्राइवेट मैंने स्कूल। कोई भी स्कूल, मतलब कोई भी स्कूल ज्वाइन नहीं करी। फिर मैंने 10th और 11 12 जो भी मैंने इसके बारे में आप क्या कहते हो, जैसे स्कूलिंग में जो आपके साथ हुआ, जी। अगर ये उस समय हुआ, और अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि बहुत सारे टीचर्स या माँ बाप अभी हमने केस देखा बहुत समय पहले, एक 6th क्लास की बच्ची लखनऊ के पास, उसे उसकी टीचर्स जो थी वो समझ नहीं पाई और उसे चाटा मारा, उसे हार्ट अटैक आया, वो खत्म हो गई। तो हम बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं क्या? नहीं, बच्चों को समझ तो आज की जनरेशन के हिसाब से तो मैं देख रहा हूँ, ना बच्चे समझ पा रहे हैं, ना माँ बाप समझ पा रहे हैं बच्चों को, ना शिक्षक समझ पा रहे हैं। आज तो मैं ये बोलता हूँ कि माँ बाप वो जो भी है, जनरेशन को समझ के ही आज की डेट में काम करना पड़ेगा। और जो शिक्षा के अंदर आज की डेट में, तो पहले तो बहुत, आज जो चेंजेस हुए हैं, मतलब 2022 2024 2020 के बाद से, 2015 के बाद से, सॉरी, पहले की शिक्षा प्रणाली में और अब की शिक्षा प्रणाली में जमीन आसमान का अंतर है। पहले शिक्षक लोग लठ से ही बात करते थे, अब वो शिक्षक वो लठ वाला तो वो जमाना लठ है। शिक्षा सही थी या ये शिक्षा सही नहीं, थी? लठ शिक्षा सबसे अच्छी थी, मतलब वहां पर। लेकिन लठ शिक्षा में तो आपको समझा नहीं गया, आपको चांटा मार दिया गया, आप नहीं, ये कर वो दिया। हो सकता है मेरी गलती, या मैं उस जगह नहीं, गलत हूँ। गलती तो आपकी नहीं थी वो। मैं मेरी गलती नहीं थी, लेकिन क्या होता है जब कब, मतलब ह्यूमन या नेचर ही अपना ही है, कब दिमाग किस चीज़ के लिए क्या चीज़ था और क्या हो गया। मतलब मैं उस जगह पे उनको भी गलत नहीं बोलूँगा, उनने समझने में और मैंने समझने में थोड़ा समय ज़्यादा या कम ले ज़्यादा ले लिया होता तो ये सब चीज़ें नहीं होती।
और हमारे यहाँ जब देखा था कि मॉडल हाई स्कूल जो भी हमारे दोस्त लोग थे वो सरस्वती स्कूल में बड़ा पाबंद रहता था और लट से ही बात होती थी और बड़ा कड़क डिसीजन होता था। मतलब हम लोग उस समय समझते थे कि एक यदि स्कूल में भोजन मंत्र की यदि एक घंटी बज गई तो हम लोग का भोजन मंत्र स्टार्ट हो जाता था और भोजन मंत्र खत्म होने की घंटी बजती थी तो उसमें हम लोग अपने अपने टेबल में बैठ जाते थे। बड़े शिक्षक लोग पहले के जो दंड वाले जो रहते थे, डंडा वाले, मतलब वो चीज़ की शिक्षा मेरे को नहीं लगती कि अब वो है। तो आज की डेट में मानव अधिकार सब चीज़ें और एक एक चीज़ें आ गई तो वो चीज़ तो संभव है ही वो नहीं हर कहा किसी। करते थे मार पड़े दम दम विद्या है हाँ, छम छम विद्या का आई उनका। छम छम वो कहावत सही थी। अच्छा। और वो कहावत के हिसाब से ही कई लोग आज की डेट में देखेंगे तो आज हमारे दोस्तार भी कई आईपीएस बने, कई आईएएस बने, कोई एसआई बने, कोई टीआई बने, कोई एसपी बने, एसपी, कोई नेता बने। मतलब हमारे बैच के भी लोग जो आपने कई बार वहाँ छम छम जो कार्य वो चीज़ सत्यता है। मतलब पहले की शिक्षा में जो दम थी अब की शिक्षा में तो है दम, लेकिन आज की जनरेशन जो है वो ऑलरेडी इतनी सक्षम आ रही है कि उनको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। शायद वो उन चीजों का गलत फायदा भी उठा रहे हैं। हाँ, गलत फायदा तो उठाएगा। मतलब आज आज सांसारिक रूप से संस्कारिक तरीके से आज माँ बाप अपने बच्चों को नहीं सुधार पाएंगे तो ये जो जो आने वाला समय है, बड़ा दुखदाई होने वाला है। एक एक्सपीरियंस मेरे पास भी है ये। मेरे एक मित्र हैं, उनके बड़े भाई हैं, वो यूएस शिफ्ट हुए। जॉब लगी, बहुत खुश थे। उनका बच्चा 4 साल का था, वो उसको लेके शिफ्ट हुए। गए वहां पर, वो 6 महीने रहे, एडमिशन मिला 6 महीने बाद। शायद सिटी का मुझे नाम याद नहीं, लेकिन यूएस में थी, डन था। अब वो वहां पर बच्चा स्कूल गया। बच्चा स्कूल गया तो लौट के आया होगा, तो पापा रात को ऑफिस से आए। तो जैसे कि जनरली हमारे फादर्स थे, हम जिस जनरेशन से हैं, कि रहता था ना, पापा आ गए तो डर गए डर अपन कि गया भाई। भाई चले गए। अब हाँ, मेरे चुप चुप। पिताजी कॉलेज से आते थे तो मेरे को लगता था 2:30 बजे यार पापा आएंगे तो गेट लग गया और पढ़ने बैठ गया, इस टाइप का ही रहता था। तो वो बच्चा 4 साल का था, तो वो आया वहां से स्कूल से, और उसने बताया कि पापा ऐसा कुछ है स्कूल में। तो उसने बोला कि मैं ऑफिस से आया हूँ, थका हुआ हूँ। तो बच्चे ने इस बात के खिलाफ कह रहे यार मेरी बात सुन लो पहले आप। तो उन्होंने अपने बच्चे को एक चांटा मारा। जैसे ही उन्होंने बच्चे को चांटा मारा तो बच्चा स्कूल पहुंचा सेकंड डे, और उसने अपने टीचर से बताया कि आज पापा ने मेरे को चांटा मारा। तो उसके टीचर ने वहां से एक सीरियस नोट लिख के भेजा कि आप अगली बार ऐसा ना करें, क्योंकि आप जिस देश में हैं वहाँ ये सब नहीं चलता है। उसके पास नोट मिला, तो जैसे ही उसको नोट मिला तो उसने बच्चे को दूसरे दिन फिर मारा कि भाई तू मेरी औलाद है, तू मेरी शिकायत स्कूल में कैसे कर सकता है। हाँ, बच्चा सेकंड डे फिर गया, और सेकंड डे जाके उसने फिर से फिर कंप्लेंट कर की। हाँ। तीसरे दिन संदीप भैया वहां की पुलिस आई, स्कूल का पूरा स्टाफ आया, और उन्होंने इनका वीजा रद्द किया तुरंत में, और इनको इंडिया भेज दिया। ओ, और मुझे अच्छे से याद है, मैं एयरपोर्ट लेने गया था अपने डुमना। जैसे ही वो आए हैं, उन्होंने जबलपुर लैंड किया है, उतरते ही साथ बच्चे को इतना मारा है उनने, इतना मारा है कि उनका वीजा कैंसिल हो गया था इस चक्कर में। तो नहीं, अब उसमें भी बच्चे की क्या गलती है। मतलब उसने भी जो किया है वो तो बीच अब आके जबलपुर में आके मानना भी गलत है ना, कि अब आके साथ उसके कारण वीजा रद्द हो गया। पहले ही उसने बोला था, नोटिस आया तो नोटिस को आप समझ नहीं समझ पाए। लेते। सेकंड टाइम फिर उसको मार दिया। पहले तुम मतलब किया तो पैदा आप ही ने है तो आप ही का अंग। मारने से आपको, यदि मारने के बाद आप ही को दुख होगा, ऐसा तो नहीं कि दुख नहीं होगा, दो मार देगा रोएगा, राइट। उसके आंसू बहेंगे तो आपके भी आंसू बहेंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत नहीं बहेंगे, थोड़ी देर बाद मार क्यों दिया। एक एनालाइज होता है हर माँ बाप को अपने बच्चों को कि कुछ भी कहाँ करना, तक जाना है कहाँ तक जाना था, क्या करा है। और एक कहाँ पे हर रुक हर जाना है। हर आज भले माँ बाप से हम अलग रह रहे हो, का हर किसी को माँ बाप तो बनना ही है। जो क्या बोले थे वो सीरियल भी आया था, घर भी सास भी कभी भी बहू सास भी थी, कई तो बार। ऐसी बाप को भी तो बाप बनने ही है। तो मेरा तो कहने का मतलब है कि वो हर चीज़ को एक्सपीरियंस तो हर किसी को लेना है। आज अपने माँ बाप को यदि अपन दुखी करेंगे, कल अपन को भी माँ बाप बनना, वो अपन को देख के संसारिक तौर से संस्कार जो देखेगा बच्चा वो पालेगा। वो पेट से सीख के नहीं आता, 9 महीने बाद अपने ही पालन पोषण पोषण से ही संस्कार उसको मिलते हैं कि हमारे पापा मम्मी पापा को, माँ बाप को कितने चाहते हैं। मेरी पत्नी या मेरी माँ है, उनको कितने अच्छे से ध्यान रखते हैं। वो संसार अपने जीवाणु या जो चीज होती है वो अपने ही से तो पड़ती है। हमारा डीएनए वहाँ की है। डीएनए चीज उसको देती है ना, को तो बाहर से नहीं मिलता। बाहर से तो 30-10% मिलता है, 90% तो घर के संसारिक तरीके से मिलता है कि कैसे हैं हमारे माँ बाप। और बच्चा जो देख रहा है वही सीख रहा है। वो जो देखेगा वो सीखेगा। आप उसको कितना ही सिखाओ, कितना लेकिन कर लो, मार लो, पीट लो, मारने पीटने से यदि कोई चीज सीख सकता है तो हर देश का प्राणी मोदी जी होता है या गांधी जी होता गांधी जी होते हैं। है। ये चीजें हर चीज मानने से नहीं निकलती, हर एक चीज बोलने या तरीके से समझाने से भी होती है। और तरीका एक हर चीज समझाने का और भी। आपका डिसीजन फिर ऐसा भी होना चाहिए कि आप किस देश में रह रहे हैं, आप हाँ, वहाँ की आबोहवा कैसी है, वहाँ का माहौल कैसा माहौल है। कैसा है, क्या है, मारने से बात सुधरेगी, डांटने से सुधरेगी, या
लटकाने से सुधरेगी या कुछ भी करने से सुधरेगी, उस माहौल को, उस समय, उस चीज को आपको एब्जॉर्व करना चाहिए, किस चीज से वो हमारा बेटा मानेगा, ये कहना। फिर अपन कॉलेज में पहुंच गए। कॉलेज में ये चुनाव लड़ने का कैसे डिसीजन लिया कि चुनाव लड़ना है चुनाव भाई? में क्या होता था कि चुनाव लड़ने का डिसीजन मेरा सेल्फ नहीं था, चुनाव लेने का डिसीजन मेरे दोस्तों का था। कि मतलब एक अलग टाइप का जो चेहरा होता है, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, तो मतलब क्या था कि जब भी किसी से कोई से भी मिलता था, तो मेरे मतलब जब कॉलेज भी पहुंचा तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड हो गए, तो सर फ्रेंड सर्किल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो फ्रेंड सर्किल बढ़ने के कारण क्या होता है कि अब चने के चार में तो कोई भी चढ़ा दे, भले कुछ हो चाहे ना हो। तो चने के झाड़ में चढ़ा दिया कि बहुत सारे दोस्त थे, नहीं, फ्रेंड लेकिन सच सर्किल। ही बोला होगा उनने भी। है। सच ही बोला होगा, चने की झाड़ में कुछ नहीं नहीं। मतलब सच बोला हो, चाहे वो चने के झाड़ में अपन चढ़ गए, हारना बड़ा हर किसी को खराब लगता है। हारना अलग बात है, लेकिन तो तो क्या दोस्ती में सब इतने दोस्त बनते चले गए, तो एबीपी वालों ने भी देखा कि यार इसकी थोड़ी सी मतलब जो सर्किल अच्छा है पकड़ कॉलेज के अच्छी। अंदर, पकड़ अच्छी है। तो बोला गया, हमको बुलाया कि यार चुनाव लड़ना चाहते हो आप? मैंने बोला नहीं सर, मेरे ऐसा चल लड़ने का मूड तो नहीं है, और ना मेरे को राजनीति या नेतागिरी में आने का शौक है। बोलता नहीं यार, तुम्हारी एक्टिविटी देख के, सब चीज़ देख के सोचने का विचार करो, तुम ध्यान किस करो। सन की बात है? ये 93 के आसपास की होगी, 92 या 93 के बाद, ओके। तो एग्जैक्ट याद नहीं है। हम्म। तो बोला थोड़ा सा सोच विचार करो। हमने सोच विचार करेंगे सर, इतना नेतागिरी राजनीति में नहीं आना, और अपन पहली बार फर्स्ट टाइम आप कोई चीज़ के लिए बोल रहे हो कि आप चुनाव लड़ो, तो अपन सोच विचार करूंगा, मैं दोस्तों से राय लूंगा, जो भाई लोग हमारे साथ हैं। तो बोला आप विचार कर ली, 2-3 दिन का समय है। तो बस सब फिर चालू, तो जो दोस्त होते हैं तो चने के झाड़ में चढ़ाने का काम ही है। नहीं, अपन करेंगे मेहनत, सब कुछ करेंगे, अपन सब कैनवासिंग करेंगे, कॉलेज के एक एक लड़कों से मिलेंगे। तो हमने चलो यार, कभी अपन ने इस मोड़ पे गए नहीं, मोड़ पे जाके देखे। हम्म। तो अपन ने वो कदम उठाया लड़ने का, तो फिर चालू हुई। तो राजनीति का एक, बस वो एक पार्ट था, हमने जो राजनीति का एक पार्ट किया, जो चुनाव लड़के, उसके बाद फिर कभी राजनीति की तरफ देखा वो नहीं। लास्ट था, तो किसी बोला ने समझाया, खुद को ही लगा कि नहीं यार नहीं, अब नहीं? कुछ समझाने नहीं, अपने आप को कुछ सोच समझने की ताकत अपने आप में थी, भगवान की दया नहीं, वो से। होता ना कि फैमिली, क्योंकि आप नहीं, फैमिली की कुछ बहुत। फैमिली से तो हमारे यहाँ से सब छूट थी, बड़ा अच्छा। फ्रीडम एम्पायर था। अच्छा, संस्कारों के साथ भी छूट भी बराबर दी थी बराबर उन्होंने? थी, मतलब उनको संस्कार से, उनको क्या होता है, एक व्यक्ति विशेष से एक पता चल जाता है ना कि नकारा नहीं, हम्म। या आवारा नहीं, या दो चीज। एक देखो, पापा को अपन भले कुछ भी समझो, बाप बाप होता है। राइट। उनको नहीं अपन चढ़ा सकते, या अपन दूर जाके बता नहीं सकते कि अपन क्या कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। राइट। तो अपन को, उनको एक चीज़ था कि ये नकारा और आवारा नहीं है, तो इनको, उसको हमको फ्रीडम शुरू से ही था। हम्म। किसी प्रकार की टेंशन नहीं थी घर से कि कभी किसी चीज़ को मना करते थे या कुछ करते थे। नेतागिरी भी करी, राजनीति भी करी, दोस्त भी आते थे हमारे पास, 50-100 लड़के लोग घर में लेने भी आते थे कॉलेज के टाइम। तो बड़ा फ्रीडम टाइप था, ऐसा कुछ मना नहीं था हमारे घर पे। कभी भी आना, कभी भी जाना, कभी ऐसा पापा मम्मी ने कभी वो नहीं रखा बंद से। ये 1993 या 95 के आसपास की भी बात हाँ, थी, तो 96 में माइकल एंड जो था 90 वो। मैंने 7 में स्टार्ट कर, 96 97 में हाँ, माइकल 93। एंड कैसे स्टार्ट हुआ? उसकी भी बड़ी, बहुत विचित्र बड़ी कहानी है उसके अंदर भी। मतलब ऐसी कहानी है कि व्यापार तो स्टार्ट करना ही था। मेरे बड़े भैया संजय भैया जो हैं, उनने नागपुर से बीई किया। बीई नागपुर से करने के बाद फिर बॉम्बे से कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स किया उनने। तो व्यापारिक, तो उनने वो कोर्स किया, तो मैं भी, एक पापा हमारे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कारण, दो बुआ दो दीदी की शादी करने के बाद, भैया को पढ़ाने के बाद, हमको पढ़ाने के बाद, बच्चों बड़ दीदियों को पढ़ाने के बाद, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एक जो मैनेजमेंट, आप पेमेंट आदि हम्म। पैसों को लेके बोले, तो एक तो या तो घर बनाता है, या बच्चों को पढ़ाता है, या किसी की शादी कर पाता है। तो हमारे पापा ने तो 4-5 हम लोग सबकी शादी करी हम्म। पापा ने। और शादी करने के बाद एक छोटा सा एक मैनेजमेंट फंड होता, तो वो फंड था उनके पास। चारों दीदियों की शादी करने के बाद, हम दोनों की शादी तो हुई नहीं थी, हम लोग की बच्ची थी, और चारों दीदी की शादी हो गई थी। और एक एक्चुअल एक छोटा सा फंड होता है, जिसमें व्यापार के तौर पे हम लोग को पापा ने रख के रखा था। उस समय मैं भी एक व्यापार के तौर पे मैं सलवार सूट का काम चालू कर दिया था सीखना, कि मैं आने वाले समय में सलवार सूट का काम चालू करूँगा। सलवार सूट का मैंने कई चीज़ों का कोर्स भी करना चालू कर दिया था। और जो मेरा पूरा एरिया है सलवार सूट का एरिया था, तो मैंने सलवार सूट का काम चालू किया था।
फिर मेरे बड़े भैया जो थे नागपुर गए, नागपुर पढ़ने के बाद वो कंप्यूटर का कोर्स उनने, संजय भैया की एजुकेशन यहाँ नहीं स्कूल के बाद सर, नागपुर स्कूल चले मॉडल हाई स्कूल करे, मॉडल स्कूल के बाद नागपुर गए, नागपुर पढ़ने के बाद उनने मुंबई में उनने कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स किया। नेटवर्किंग कोर्स करने के बाद बड़ा उनका भी एक नहीं कहता पारिवारिक व्यवसायिक या व्यापारिक माहौल होता, तो उनके दिमाग में भी वही, क्योंकि आप एकदम अलग फील्ड में गए, आप हाँ दोनों ही अलग फील्ड में गए कि जैन मैं उस समय जैनिज्म जो जा रहा था जबलपुर गया तो कपड़ों में जा रहा था, हाँ कि कोई सोच नहीं सकता था ना सोच सकता कंप्यूटर नहीं का था काम। कि कंप्यूटर का काम करेंगे। जैनिज्म जो था पूरा हाँ टोटल कपड़ा और मतलब इसी चीजों में था। हाँ और जो बड़े भैया थे हमारे संजय भैया, शुरू से व्यापारिक माहौल होने के कारण तो उनके दिमाग में भी व्यापारिक चीज तो थी कि हमें व्यापारी करना, नौकरी नहीं करना। तो बड़ा उनने भी डिसीजन अच्छा लिया। संजय भैया जबलपुर आए, पापा से बोला कि मेरे को कंप्यूटर का व्यापार चालू करूंगा, रुक के करूंगा लेकिन कंप्यूटर का व्यापार चालू करूंगा। तो पापा ने मेरे से बात करी, भैया अभी साथ में हम तीनों जन साथ में बैठे, डिसीजन एक साथ ही सामूहिक तौर पे संगठन के तौर पे हुआ था। तो पापा ने बोला कि देखो तुम्हें फंडिंग एक ही है, जो पूंजी लगनी है वो मेरे पास इतनी है, या तो आपको लग सकती है या आपको लग सकती है। तो मैंने बोला भैया, ने बोला कि मैं चालू करता। तो मैंने बोला ठीक है पापा, एक नई फील्ड है तो इसमें भी करें। तो हमारे बड़े भैया ने बोला कि उसमें भी दो कंधे चाहिए और हमको भी दो कंधे चाहिए, एक घर का जरूरी है, मैं काम चालू करूंगा तो मेरे को बड़े भाई चाहिए, और बड़े भाई ने काम चालू किया तो एक छोटा भाई उनको भी चाहिए था, कि क्योंकि व्यापार चालू करना और घर के लोगों के साथ चालू करना, बाहर के लोगों के साथ चालू नहीं करना। तो इनने पापा ने जो फंडिंग थी तो फिर भैया को बोला कि ठीक है तुम फंडिंग करो, तुम्हारे लिए हम व्यापार चालू करते, संदीप और तुम दोनों साथ में काम चालू करो। वो तो ठीक है, भैया ने बोला अभी नहीं करूंगा पापा, मैं टोटल माइक जबल मतलब मैं नागपुर मुंबई मार्केट देखा हूँ, जबलपुर मार्केट देखूंगा। तो बड़े भैया ने भी बड़ा संघर्षपूर्ण काम किया। उनने फिर पापा से बोला कि अभी मैंने एक आध 2 साल बाद व्यापार चालू करूंगा, पहले जबलपुर मार्केट को समझ लो, मेरे लिए नया है। तो पहले यहाँ पर सबसे पुराना कंप्यूटर लैंड करके कंप्यूटर लैंड होता था मिनोचा सर का। तो अच्छा, भैया ने वहाँ पर जॉब किया, वहाँ पर उनने करीबन 1 साल जॉब किया। तब तो कंप्यूटर एकदम नया आया ना होगा उस अरे समय। कंप्यूटर मतलब वो समझ जादू। लो जादू हुआ करता था लोगों को। तो पहले ऐसा था कि जब हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर लगाता था तो चप्पल बाहर उतारी जाती थी। अच्छा। तो कंप्यूटर ऐसा समझा जाता था जैसे समझ लो आज के युग में भी मतलब कोई गोल्ड को देखने जा रहा है या हीरा देखने जा रहा है राइट। तो दूर से देखने मिलेगा। तो पहले उस समय वो कंप्यूटर युग का उस समय था जब हम लोग शुरुआत करने वाले थे। अच्छा। तो जब चप्पलें बाहर उतारी जाती थी, कंप्यूटर देखा जाता था, बड़ी चीज़ें होती थी, बड़ा वो होता था उस समय। तो उस समय हम व्यापार चालू करने वाले थे। तो भैया ने बोला पापा से कि पहले 1 डेढ़ साल में एक्सपीरियंस लूँगा जबलपुर का। तो उनने पहले 1 डेढ़ साल एक्सपीरियंस लिया, फिर कंप्यूटर का खुद का फिर उनने अपना नाम से चालू किया, कैसे करना, कैसे चेहरे देख के किसको माल किस रेट में देना, क्या देना, तो बड़ा व्यापारिक तरीके से उनने बड़ा समझाया। फिर हम लोगों को क्या पूंजी कम होने के कारण व्यापार तो करना था। कंप्यूटर का काम क्या होता था, पहले दिल्ली मार्केट से सबसे ज़्यादा चलता था। अच्छा। तो दिल्ली मार्केट से पूरा मटेरियल पूरे जो अराउंडिंग एमपी में हर जगह दिल्ली से पूरा, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिल्ली हब था कंप्यूटर का। नेहरू प्लेस नेहरू कहते हैं, पैलेस नेहरू बोलते प्लेस। थे उसको। और 1 डेढ़ साल उनने हमारे माइक्रोन कंप्यूटर में शोरूम भी संभाला पूरा, हमारे सत्यम ने। और अच्छा। हमारे साथ आते थे, खाना खाते थे, और पूरा उनने मेरा जो शोरूम खोलने का मैन था वो शोरूम मेरा सत्यम जैन ने खुलवाया था। नीचे जो अच्छा। आज की डेट में मेरा ऑफिस है, जो फर्स्ट शोरूम मैंने खोला था वो सत्यम जैन के कारण खोला था। उसने बोला शोरूम खोलना, वो करना। नहीं तो और पहले आप सिर्फ वो करते थे, थोक का काम करते थे थोक मतलब का जिसे काम, कहते हैं, रिटेल रिटेल वगैरह मैं नहीं था, तो सिर्फ वो चैनल पे काम चैनल करते पे थे। काम करते थे। तो वही कंप्यूटर का काम करते करते बड़ी उनकी पहचान हुई। उन्होंने बोला यार इस चीज़ से हटके थोड़ा हमें जमीन जायदाद में जाना है। बहुत अच्छा लक था उनका, और लक के होने के कारण उनने बड़े हस्ती पार करी। उनने, आपको जानते ही हैं, और उनने प्रॉपर्टी आपने कभी स्विच करने का क्यों नहीं सोचा भैया? मतलब सोच करने का, हर किसी को पैसा क्यों नहीं प्यारा हुआ। नहीं नहीं, आप जम तो चुके थे, जम माइक्रोलैंड चुका जम था, चुका था, माइक्रोलैंड का मैं नाम हर हो चीज़ चुका जम था। चुका था, माइक्रोन भी जम चुका था, हर चीज़ जम चुका था। लेकिन जो व्यापार में, जो व्यापार, अपने व्यापार में जो दम है, क्या होता है, प्रॉपर्टी हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्या 2,000 रुपये का मैंने स्क्वायर फीट में कोई जगह ली, वो कल 1,800 हो जाए, 1,600 हो जाए, 2,200 हो जाए, पता नहीं चलता उसके बारे में। लेकिन आज जो व्यापार, जिस चीज़ का मैं व्यापार कर रहा हूँ, इसका धन हमें मालूम, मैं कल 220 की चीज़ खरीदी है, 300 का खरीदा, 350 होना है, 350, अब 300, लेकिन ऐसा नहीं होता, 300 नहीं तो अब 250। आपको घाटे भी लगते होंगे। वो तो एक व्यापार का एक नियम है
कि हर समय अच्छा अच्छा दिखे तो फिर मजा नहीं। एक शरीर है अपना, तो अपन शरीर के अंदर कुछ कहीं दर्द ना हो तो पता नहीं चले कि शरीर है कि नहीं। जरूरी है, कष्ट होना जरूरी है। राइट। मैंने बोला व्यापार हो चाहे शरीर हो, शरीर में भी थोड़ा सा कहीं हाथ पैर में दर्द ना हो तो पता ना चले शरीर है। शरीर, राइट। और ऐसे यदि व्यापार के अंदर थोड़ा कष्ट ना हो तो हर समय व्यापार अच्छी तरीके से चलना एक व्यापार का दृष्टिकोण नहीं कहता हूँ मैं। कहीं ना कहीं अच्छा बुरा दोनों होना चाहिए, क्योंकि कहीं घाटा कहीं फायदा। कभी ये व्यापार ने फायदा भी दिया तो आज इसलिए बुलंदियों में पहुंचा, घाटा भी मिलेगा तो कोई टेंशन है, इन्हीं बुलंदियों से कम होगा और कुछ नहीं। यूथ के लिए कुछ, क्योंकि आपका व्यापार सेटअप इतना बड़ा है, शहर आपको शहर नहीं है, एमपी जानता है पूरा, जितना मुझे पता है। हाँ, भगवान के आशीर्वाद और से इतनी मेहनत करके इतना नाम तो कर और लिया है। भैया, मुझे लगता है कि भैया को इंडिया, मतलब संजय भैया का जो सर्किल है वो बड़ा बड़ा। इंडिया में भी काम होता है हर नहीं, तरीके से। अभी संजय भैया की मेहनत से जी। मेहनत में मैं मतलब आज की डेट में मतलब नाम होने के हिसाब से नाम जी, नाम होते होते, हम्म। नाम होने के अलावा भी क्या इतना नाम हुआ हम्म। कि अभी हमारे 4 स्टेट का हमको रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाया। एचपी कमर्शियल लैपटॉप जो आप जानते हो, हाँ हाँ। उसका मेरे को रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाया 4 स्टेट का। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हम्म। गुजरात और राजस्थान का हम्म। मैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। 4 स्टेट में मेरे चारों ऑफिस भी खुल गए। अच्छा। हाँ, और कैसे हैंडल कर पाते हैं इतना सब यहाँ सब बैठ के? चीज़ें हैंडल तो, काम करने वाले तो दो मुंह दो नाक वाले दो हाथ वाले ही होते हैं हर जगह। हाँ। तो वहाँ पर भी वही लोग बैठे हैं। हैंडल करने की बात स्टाफ मैनेजमेंट है, और आपका मैनेजमेंट ही आज की डेट में सब कुछ है, तो वो सब संभालने वाले बैठे हुए हैं। इतना, मतलब आज पेन भी लग रहा है तो ऑनलाइन आ जा रहा है, फुल की चार्ट ऑनलाइन आ जा रही है, सर तो आज की कैसे? डेट में मतलब जो चीज़ है ना, जो जनरेशन मैं कहता हूँ 2015 के बाद जो जनरेशन आई वो टोटल नकारा आई है। हम्म। नकारा बोले तो भले खराब लगेगा यूथ को या कुछ भी करेगा, आप तो सच बोलो, जो हो, जो है जिसको बुरा मतलब लगता है ना कि सुने। नकारा कहने का मतलब ऐसा है कि उनको हर चीज़ आज की डेट में बैठे बैठे, और कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम और होम आया तो सबसे और नकारा हो गई। तो उनको यदि सैंडविच, नूडल्स, पैन कुछ भी चाहिए तो वो ऑनलाइन मंगा रहे हैं, उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन पुराने लोगों को जो चीज़, जैसे हम हैं आज की डेट में टच एंड फील करके कोई चीज़ ना ले तो मज़ा नहीं आता है। राइट। तो टच एंड फील की जो आदत अपने लोगों में, पुराने 2015 के पहले 12 के लोगों को टच एंड फील की आदत है, वो आदत आज की जनरेशन में नहीं है। वो सही है। वो इसलिए तो सब कुछ क्या हो रहा है आज अपन लोगों को, आज देख रहे हो 12 पहले जो शुगर होती थी 40 साल बाद के लोगों को पता चलती थी कि शुगर है। आज जो एग्रीड। शुगर होने का कारण हो रहा, 12-14 साल की उम्र को शुगर डेफिनेटली। हो रहा है। 15 साल की कॉमन बीमारी हो चुकी है कॉमन शुगर आज बीमारी की। हो चुकी डेटा है। और कहता है इंडिया के अंदर 70% लोगों को 15 साल की एज 70 में शुगर 100 है। अभी तो आपका जी 2025 का आंकड़ा बोल रहा है। मैं तो बोला 2027 में ये आंकड़ा 90% में पहुंच जाएगा। अभी एक दिन मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल पढ़ा, जिसे स्पॉन्सर किया था, एक चॉकलेट की कंपनी थी, उसमें स्पॉन्सर किया था, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। वो बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर 95% लोग ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन के शिकार हैं। 100% डिप्रेशन है। मेंटली कंडीशन, और जिनमें से नए बच्चे बहुत ज्यादा हैं। डिप्रेशन हो गई ना आज की डेट में। एक तो आप देख रहे हो कि संख्या भी बढ़ ही रही, जनसंख्या तो कम हो नहीं रही। कंपटीशन हर कॉलेज, हर स्कूल, हर ट्यूशन, हर आईटी, ट्रिपल आईटी, हर चीज़ में जेई हो, किसी भी हो, हर चीज़ में कंपटीशन तो हो ही रहा है। बच्चा 1% 2% से 9 जो परसेंट से नीचे आता तो वो बच्चा डिप्रेशन में तो आ ही जाता है। राइट। तो वो डिप्रेशन का कारण ज़्यादा अधिकतर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि 1-2% से उसको कॉलेज अच्छा नहीं मिला। 1-2% से कॉलेज ज़्यादा अच्छा मिलना था, 2% अच्छा मिल जाता, कॉलेज अच्छा मिल जाता। डिप्रेशन में आने का कारण अपन लोगों अपने माँ बाप की दो तरीके से नहीं, वो लोगों ने इतना, हर कोई बच्चा आज की डेट में मेहनत कर रहा है। आज की डेट में पहले मम्मी पापा डंडा लेके मार के पढ़ाई कराते थे, ये टाइम टेबल सेट करो। आज अपना माँ अपने बेटे टाइम टेबल सेट करके खुद का पढ़ाई कर रहा फिर है। मेंटल इशू क्यों है इतने सारे? मेंटल इसलिए है कि क्योंकि आज की डेट में एक अपने यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो है आरक्षण, जिसके कारण बच्चों को, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो दूसरे कौम या जाति के बोलेंगे, उनको 70% में वो सीट मिल जा रही, जो अपने 90% में जो ओबीसी जनरल को नहीं ओबीसी मिल रही। जनरल के कारण अपन को नहीं मिल पा रही। वो ड्रॉबैक भी आ रहा है। इतनी पढ़ने के बाद हो सकता है, एक होता है कि 12 घंटे स्टडी कर रहा है वो अच्छा नंबर पा जाए, और जो जो 24 घंटे स्टडी कर रहा है वो कहो नंबर ना लेकिन पा इसके पाए। पहले आपने जो पॉइंट बोला था वो मुझे बहुत वैलिड लगता है, कि ये जो करने की आदत खत्म हुई है 2015 और
15 के बाद की जनरेशन बात की की जो बात, या 12 की बात। नकारा वाली जो बात। हाँ, वो करने की जो आदत खत्म हुई है ना, उससे क्या हो रहा है कि उनको पता तो, हमें शायद पता नहीं था जब हम बड़े हो रहे थे, कि डोपामाइन क्या होता है। हम्म, डोपामाइन रिलीज होता है तो खुशी मिलती हम्म, है। हमने एक नया शब्द सीख लिया कि मॉरल क्या होता है, मॉरल हाँ, चीजें क्या होती हैं। हम्म, हमने एक नया शब्द सीखा कि होम आइसोलेटेड होना क्या होता है कोविड में, ये सब हम हाँ, सीख रहे थे। लेकिन ये सारी चीजें हम जी रहे थे, हम जानते नहीं थे। हाँ, जब आप बच्चे थे या मैं बच्चा था, हम जानते नहीं थे, पर हम जी रहे थे। लेकिन अब ये जो जनरेशन है भैया, ये हाथ पैर नहीं चलाना चाहती। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। आप जो बोल रहे हो कि आप बोल रहे सर्वेक्षण के, आपने सर्वे के हिसाब से 75% डायबिटीज आ गई है। मैं 2027 का सर्वे बोलूँगा कि 99% लोगों को डेफिनेटली। आएगी। ठीक इस कारण से आएगी क्योंकि जिस आदमी को वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम में टेबल में बैठ के या बिस्तर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, उनका चला फिरा क्या होगा। राइट। उनको सैंडविच कुछ भी खाना, पिज्जा खाना, कुछ भी आना, टेबल पे बैठ के वहीं पर चबा रहे, वहीं पर बैठ के कंप्यूटर में अपना काम कर रहे, तो चलन फलन क्या होगा। अपने माँ बाप क्या बोलते थे, आज की डेट में गांव के आज 80 साल 90 साल के बुजुर्ग को देख लो, आज अपने को 30 40 के 20 साल 25 साल के लड़के को देख लो, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि वो गांव के अंदर वो कल्चर अभी भी है। सुबह 5 बजे उठना, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलना, गारा चराना, वो करना, फिर शाम को 6 बजे खाना खा लेना, उसके बाद चलना फिरा करना 4 से 5 किलोमीटर। आज भी वहां का 90 साल का बुजुर्ग और अपने आगे 30 साल बुजुर्ग को रेस भी लगा लो तो कहो 90 साल का बुजुर्ग जीत जाएगा। डॉक्टर्स कहते हैं कि शुगर इसलिए होती है, कोई भी रोग, मैक्सिमम शुगर की बात करते हैं, इसलिए होता है कि आपकी बॉडी ग्लूकोज रिलीज करती है। अब जब आप उस ग्लूकोज को यूज नहीं करते, मतलब आप चलते फिरते नहीं, आप काम नहीं करते हैं, तो वो आपकी बॉडी में ही रखा रहता है। जब वो बॉडी में रखा रहता है तो कोई भी रखी हुई चीज जहर बनती है, बिल्कुल उसी तरीके से शुगर बनती है। तो करना चाहिए, हम्म। मतलब अगर मैं लगे तो करें। ये चीज तो नहीं हो रही ना, करना तो नहीं हर हो रही, चीज को हर किसी को चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा ना। हो नहीं रहा। आलस और नकारापन बन गया लोगों को। वो किस्मत से अच्छा हुआ कि ऑनलाइन में घुमाने के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए, शरीर घुमाने के लिए कोई चीज आई नहीं, आएगी शायद कि अपने आप सब घूमने लगे और उनकी एक्सरसाइज हो जाए। राइट। तो उनको वो भी ना करना पड़े कि बिस्तर के ऊपर खड़े हों और उनको घुमा दें और फिर बैठा दें, घुमा दें और उनकी एक्सरसाइज एक हो चिट्टी नाम जाएगा। का रोबोट आएगा और उंगली रोबोट आएगा, उठा घुमा देगा कि हाँ उतनी आपको एक्सरसाइज करनी थी, मैंने घुमा दिया बेटा, आप फिर पढ़ लो। अब हो आगे सकता बढ़ो। है आने वाले समय में वो भी चीज हो जाए। भैया पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहते हैं आप? पॉलिटिक्स में तो मैं आज एक पार्टी ऐसी थी कुछ साल पहले, जिसने अपने 4 लोगों को खोया, 3 लोगों को खोया, हत्याएं हो रही थी। फिर एक नई पार्टी आती है, वो आके कहती है कि हम सत्य हैं, हम सही हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। जाति पे बात होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। क्या कहते हो आप? आपने बीजेपी का भी, आपने कांग्रेस का भी बहुत समय देखा, और आप अब बीजेपी को भी देख रहे हो। आपने 2 युग देखे हैं राजनीति के, आप चश्मदीद हो उसके। नहीं, चश्मे मतलब हर चीज पार्टी के अंदर हर किसी में, चाहे वो पार्टी हो, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसके अंदर मैं एक ही चीज मानता हूँ, संगठन। यदि आज की डेट में संगठन नहीं होता तो वो कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती। नहीं, तब में और अब में बेसिक फर्क क्या है? मैं वही तो बता रहा हूँ, आपको वही चीज बता रहा हूँ कि संगठन मतलब क्या होता है कि बीजेपी के अंदर हमेशा संगठन रहा है। बीजेपी भले हार का मुंह भी देखा, जीत का भी मुंह देखा, हार 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 मुंह, हार हार मुंह, जीत सब चीज का देखा, लेकिन उनमें एक संगठन हमेशा से रहा। हम्म। मतलब बोलते हैं संगठन होने के कारण क्या होता है, एक डंडा चलता है संगठन की, कि संगठन होने के कारण वो बिखर नहीं पाई। संगठन का एक चलाने का एक आदमी होता है तो वो संगठन को संभालता है। मतलब उनके पास ऐसा संगठन, हर देश में, हर गांव में, हर जगह पे एक संगठन है उनका। हम्म। इस कारण से वो पार्टी बिखर नहीं पाई। और कांग्रेस का बिखरने का कारण एक ही चीज की, कि कांग्रेस चलती थी दिल्ली से। दिल्ली से चलने के कारण है कि हर चीज का डिसीजन होता है दिल्ली से, हर पार्टी चीज का हाईकमान, पार्टी मतलब हाईकमान। पार्टी हाईकमान दिल्ली, पार्टी हाईकमान दिल्ली, पार्टी हाईकमान दिल्ली। बीची की पे के अंदर ये चीज नहीं देगी कि कोई दिल्ली में या मुंबई में या कहीं पर भी कोई उनका गढ़ हो। यहाँ पर हर डिसीजन हाईकमान दिल्ली, हाईकमान दिल्ली। तो इस कारण से क्या है, संगठन में मजबूती नहीं बन पाई। अब ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस में बीजेपी हो रही है? अभी एक आदमी डिसीजन लेता है, बहुत सारे लोग बहुत बातें करते नहीं सर, बात अपन को देखो, हम तो बोलते हैं कि वन मैन आर्मी हर जगह है। मैं तो बोलता हूँ कि मोदी जी जो हैं, मैं तो मानता हूँ कि वो वन मैन आर्मी है। हैं। पहले आज की डेट में हम लोग को ये पता रहता था, 10 साल पहले जब हम लोग राजनीति में थे या सभी चीजें में रहते थे, आपको भी इस चीज का ज्ञान होगा, सबको ज्ञान होगा। वन मैन आर्मी आज मोदी जी को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले हमें ये मालूम रहता था कि रक्षा मंत्री कौन है, रेलवे मंत्री कौन है, वाहन मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन एग्री। है, कौन सा मंत्री क्या है, एटलीस्ट अपन को रेलवे मंत्री क्या है, एयरपोर्ट मंत्री क्या है, एयरलाइंस मंत्री क्या है।
विदेश मंत्री क्या है ये पा- अपन को याद मालूम रहता था, अपन को एक चीज रटी रहती थी। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, गृह मंत्री आपके तो बेटिया को नाम याद नहीं आ रहा, रेल मंत्री अपने जो थे नीतीश कुमार, मतलब पहले याद रहता था। अब तो एक ही चीज आते थे कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास तो सभी चीज है, मतलब गृह मंत्री भी उन्हीं, गृह मंत्रालय भी उनके पास है, रेल मंत्रालय भी उनके पास है, वित्त मंत्रालय भी आता। आप हम आपको आज आपसे ही पूछ लेता हूँ कि वित्त मंत्री कौन है, चलो आप बता दोगे क्योंकि अभी नाम ज्यादा आ रहा है। निर्मला सीतारमण। अभी बता दोगे क्योंकि हाँ, वित्त मंत्री का नाम ज्यादा, आप विदेश मंत्री नहीं बता पाओगे। आपको विदेश मंत्री। हाँ। आपको सोचने का समय लग रहा है, लेकिन आप पहले रटा होता था। रटा होता था। आज की डेट में वन मैन आर्मी इसलिए बोल रहा हूँ, और वो पहले रटा होता था, ये 5 साल पहले रटा होता था 10 या साल पहले, 10 साल पहले जब 10 कांग्रेस की सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। ओके। और कांग्रेस में भी संगठन हो या सब चीज हो, तो कांग्रेस जैसी, कांग्रेस ने तो पूरा देश चलाया ही आज आपने देखा हो। और बीजेपी के अंदर सिर्फ संगठन के कारण है कि आज की डेट में एक उनके यहाँ चाबुक है, संगठन आरएसएस है जो है, बहुत बड़ा चाबुक है। मतलब वो चाबुक जब चलता है तो ना कोई भी, चाहे वो बड़े लेवल का मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, वो चाबुक के अलावा कोई भी नतमस्तक है वो चाबुक। नागपुर से आवाज आएगी जो सब जगह सुनी सब जाएगी। जगह सुनाई देगी, ऐसा है। लोग, व्यापारी बहुत नाराज हुए बीजेपी के आने के बाद, लेकिन फिर एक मुद्दा उठता है, आप उसे राम मंदिर कह लो या कश्मीर के विषय में कोई बात कर लो, तो व्यापारी सपोर्ट में हो जाता है बीजेपी के, लेकिन बहुत सारी चीजों में व्यापारी। सर व्यापारी लोग तो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आए चाहे बीजेपी, में खुद एक व्यापारी हूँ, कभी खुश कोई किसी से चीज नहीं होता। आज अपन लोग चैलेंज कहाँ ज्यादा थी? चैलेंज कुछ नहीं आता, चैलेंज तो हर चीज में, हर किसी से दुख है, हर किसी से, हर किसी में खुश है। कल मैं आपके साथ खड़ा हूँ, रोज अच्छी बात कर रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी संदीप भैया, बहुत अच्छी, एक 16 बात अच्छी लगी, 17वीं बात कुछ कड़वी लग गई तो संदीप भैया ऐसे, संदीप भैया दी 16 बात की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, ऐसे हर किसी में बीजेपी है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी के ने जब से जीएसटी लाने के बाद बहुत अच्छा व्यापार को बहुत बड़ी दिशा दे दी और सबको एक नंबर पे ला दिया। मतलब जो 2 नंबर, मैं पहले हर समय मैंने जब से स्टार्ट किया मैंने सब 1 नंबर पे ही काम किया, कभी 2 नंबर सीखा नहीं, 2 नंबर क्या होता है। मेरा सब सिस्टमेटिक जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, सारी चीज़ पूरा लिखा है। किसी भी प्रकार का कभी भी कोई एक भी चीज़ पकड़ नहीं सकता, हमारा हर काम 1 नंबर का है। बड़ा अफसोस होता था कि जब हम लोग काम करते थे 1 नंबर पे और 2 नंबर का काम करने वाला व्यापारी कहीं पहुंचता था, हम लोग कहीं पहुंचते थे। तकलीफ होती है। तकलीफ होती थी, दिल से तो होगी, लेकिन अपन ने बोला कहीं ना कहीं भगवान ऊपर दे रहा देर नहीं, अपन ऐसी सोच के रह जाते थे। और जब से जीएसटी आने के बाद बड़ा खुश हुए, बहुत अच्छी चीज़ हुई। और वो जीएसटी आने के बाद कई लोगों को खराब भी लगा होगा, कई लोगों को बुरा भी लगा होगा, बहुत खुश भी होंगे। मैं तो बड़ा खुश हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं 1 नंबर का व्यापारी करने वाला खुश रहेगा, क्योंकि मेरे को तो एक एक आधारशिला मिलेगी, दूसरे जो 2 नंबर में काम करने वाले थे वो 1 नंबर पे आए। और मैं ये भी चाहता हूँ, देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि 1 नंबर में काम करने से क्या दिक्कत है। 1 रुपए के धन में आप टैक्स जोड़ने के बाद यदि अब चारा ना भी आप सरकार को दोगे तो क्या दिक्कत है। अर्थव्यवस्था उनकी सरकार की, हाँ, हमारा पैसा हमारे मोदी साथ। जी के जेब में या सरकार या गृह मंत्री या वित्त मंत्री की जेब में नहीं जा रहा, सरकार की जेब में जा रहा है। और जब से जीएसटी और ये सब चीज आई तो ये अर्थव्यवस्था क्यों चेंज हो रही है। आज अर्थव्यवस्था बढ़ता है, भारत देश में तीसरे नंबर पे क्यों आ रहा है। आज अपन लोगों ने कभी इतनी बड़ी पुल, इतना बड़ा सड़क, जिस रोड में चले आओ, जिस गांव में चले आओ, सीमेंटेड रोड, हर चीज देखने को मिल रही है अपन को। तो ये अर्थव्यवस्था सिर्फ जीएसटी भरने से, ये सब आज की डेट में देश का हर व्यापारी एकजुट हो गया कि हम 1 नंबर में काम करने के लिए। तो ये अर्थव्यवस्था इसी कारण से चेंजेस आ रही, जो काम हो रहा है, रेलवे बन रहा है, रेल मंत्रालय, पर्यटन बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, कभी देखा नहीं होगा। एयरपोर्ट सोच नहीं सकते थे। सोच नहीं सकते थे कि ऐसे एयरपोर्ट यहाँ मिलेगी, और से रेलवे स्टेशन नहीं देख सकते कि एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी मिलेगी। जबलपुर से सिवनी जाने में 4 घंटे 4 लगा घंटे करते लगते थे, आज 1.5 घंटे 2 1.5 घंटे में पहुंचते। पहुंच जाते। ये फैमिली के बारे में कुछ बात नहीं हुई, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मैं और मेरे मम्मी पापा, और मैं अधिकतर लोग, मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ। अरे एक ग्रेट। बड़ा किस्मत वाला हूँ कि मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। वो मेरे साथ नहीं रहते, मैं मैं उनके साथ रहता नहीं रहता, मैं उनके साथ रहता हूँ, उनने मेरे को रखा है, सीधी सी बात। हूँ। ग्रेट। और मेरे बड़े भाई भैया हैं, भाभी हैं, 2 बेटियां हैं उनकी, मेरा एक बेटा एक बेटी है। और बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं माँ बाप का, मैं तो एक प्रकार से नास्तिक तो नहीं हूँ, मंदिर भगवान के दर्शन तो नहीं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, लेकिन सुबह उठता हूँ तो मैं मम्मी पापा के दर्शन करके
जाता हूँ, पैर पड़ के जाता हूँ, क्योंकि इस युग में मैंने भगवान तो नहीं देखे, लेकिन भगवान से देखा है तो मैंने अपने माँ बाप को देखा है, तो मैं उन्हीं को भगवान मानता हूँ। ग्रेट। और बड़े मैं अपने आप को बड़ा मानूंगा कि ऐसे माँ बाप मिले कि जो सांसारिक तौर पे आज भी हम लोग पाल रहे हैं हमको। और ये सेम संस्कार जो है वो बच्चों में भी आपके जा रहा होगा। हाँ, वो संस्कार तो हमारे मेरे देखे तो मेरे बच्चों पे भी वही चीज आ रही है। तो वो चैलेंज कभी फेस नहीं करना पड़ता होगा कि नहीं, वो कभी मेरे जनरेशन को अपने गैप और वो सब। नहीं, मेरा बेटा बेटी दोनों पे कभी भी मेरे को कभी भी मतलब आज मेरा बेटा 21 साल का हो गया, क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम है अंबर जैन। क्या करते हैं? वो अभी बीबीए कर रहा है इंदौर से। अच्छा। और मेरी बेटी? बेटी है नित्या, वो 18 साल की हो गई, वो भी पढ़ाई कर रही है? पढ़ाई कर रही, प्राइवेट स्कूल दे रही है। और मैंने मतलब अभी 21 साल 18 साल की बेटी हुई, अभी तक मतलब दोनों को एक हाथ से थप्पड़ भी नहीं पड़ा। अच्छा। मतलब ऐसे संस्कार रहे कि उन्हें आज तक एक गलती भी नहीं करी। और बड़ी दहशत रहती थी, मैंने शुरू से ही दोनों बच्चों को एक टॉफी खिलाने की परंपरा नहीं रखी थी, वो टॉफी मांगते थे। अच्छा। तो मैं तब कभी भी मेरी इतनी दहशत रहती थी, उन्हें आज तक टॉफी, आज भी इतने साल हो गए टॉफी नहीं खाते मेरी दहशत से, क्योंकि मेरे को पता है कि दांत बहुत खराब होते थे। एक बस दहशत दी थी कि मेरे टॉफी खाते बस नहीं मिलना। और वो आज भी दहशत है कि आज हमारे दोनों बच्चों में वो टॉफी की आज भी दहशत है कि कई साल में वो टॉफी भी नहीं खाते, शुरू से उनने टॉफी नहीं चखी। ये दहशत आप बड़ी रखते हैं समाज के ऊपर, तो समाज आपको कहता है, जो क्वेश्चन किया नहीं मैंने अभी, बाहुबली, ये नाम कहाँ से कि यार ये तो बाहुबली, ये तो नहीं, बाहुबली, बाहुबली ये तो बोले वास्तव के संजय दत्त वाला टीका लगा के निकलते हैं और ऐसा। क्या है मतलब वो कहानी में? कैसे आग, कुछ तो देखा होगा लोगों ने, आग धुआं उठा होगा, कुछ हुआ होगा। नहीं, एक क्या होता है, व्यक्तिगत सोच होती है मैं किसी एक और की। फीडबैक दूं आपको, हाँ। आप लोग आपसे मिलने से डरते हैं। अच्छा। उनको लगता है कि यार संदीप भैया के पास जाएंगे तो संदीप भैया, हम्म। इसलिए। और मेरा ये था कि आप आके एक बार ना बात करें कि भैया। नहीं, बाहुबली की बात जो करी, बाहुबली तो एक बाहुबली तो लोगों का व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत तरीका, बोलने का तरीका, सोचने का। ऐसा बाहुबली का टाइप के कोई रोल तो करे नहीं हमने। और बाहुबली होते तो आज हम बाहुबली जैसे कंप्यूटर काम ना कर रहे होते हम, और दूसरा काम कर रहे, बाहुबली जैसे ही काम कर रहे होते यदि बाहुबली की छाप यदि लोगों ने रखी। चलो अच्छा है तो भैया मैं बाहुबली। आप सबको बता दूं यहाँ से कि आज संदीप भैया इस सोच को, इस नाम को बिल्कुल नकार रहे हैं। आप बिल्कुल ना सोचें ऐसा। आप जाएं, मिले, बहुत सहज स्वभाव है, पहले मिलके जाने कि वो क्या है, उसके बाद बाजार में कुछ बोलें। पहले जाने, एक बार समझें, बैठें, बात करें। दूसरी चीज रही बात दूसरे की, मिलने में डर लगता है, आने में डर लगता है। क्या होता है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जी। नज़दीकियाँ अलग चीज़ होती है। कई लोगों को ये है कि बहुत गुस्सैल है, बड़े चिड़चिड़ापन है, करीबी गाली बक देते कभी भी, ऐसा मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। तो क्या होता है, आदमी को जो लोग मिलता है, तो कई लोग जो मिलने के बाद जब वो फील करते हैं कि नहीं यार ये तो भैया नारियल की तरह है, सोचा कुछ था, नारियल जैसे होता है ना, बाहर से कठोर अंदर से नरम है, तो कईयों ने वही संज्ञा दी कि आप नारियल की तरह हो भैया, मैं नारियल की तरह तो हूँ। जब आदमी मिलता है या मेल जोल बढ़ाता है, तो पता चलता है कि है क्या चीज़। और ये अनुशंका या बात में मानसिकता लोगों की सुन के लोगों की है कि नहीं बड़ा वो है, जब तक कोई मिलेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा कि क्या बिल्कुल। हो। तो ये जो नारियल है, इसकी आंखों से कभी आंसू बहे? कभी कुछ ऐसा जीवन में हुआ कि बहुत, जीवन में कोई एक आपके जीवन का ऐसा किस्सा कि जब आप रो पड़े हो? नहीं, सबसे बड़ी दुर्घटना मेरी, सबसे बड़ी एक ही चीज़ की दुर्घटना, और बहुत मतलब चला कहना चाहिए कि मतलब एक दो तीन ही चीज़ जो हुई हमारे घर में, मतलब हमारे साथ बड़ा दुखदायनी हुई और बड़ा रोना और बहुत कुछ हुआ था। मेरी बेटी, सबसे बड़ी सुखी तो बात, मैं दुख का बता दूं फिर सुख की का बात कर लेंगे। तो बड़ा दुख का एक पल था, मेरी बेटी का जन्म हुआ, तो उस समय कुछ पूछ वगैरह लगते हैं अपने में, एक दो दिन देखने नहीं मिलता है सबको, मतलब हर किसी को। तो उसका आनंद था, तो मेरे को 2 दिन 3 दिन देखने नहीं मिला था बेटी को, बड़ा अंदर से फीलिंग बहुत लग रहा था कि मैं, बेटी आई, लक्ष्मी आई, देख नहीं पा रहा, बड़ा अजीब था। फिर उसके बाद क्या, 3 दिन बाद मेरे को वो बेटी घर आनी थी, और मेरे को शहडोल शादी में निकलना था, एक दोस्त की शादी थी, और किस्मत से दोस्त की शादी जो शहडोल में थी वो संडे के दिन पड़ रही थी। तो यहाँ के भी जो डीलर थे उनके भी पहचान के थे वो डीलर, कंप्यूटर वाले, शहडोल वाले। तो उसमें से 4-5 डीलर लोग थे, तो उनने बोला संदीप भाई एक काम करते हैं, अपन को सैटरडे, संडे की शादी है, मंडे की, संडे अपन लोग सैटरडे को निकलते हैं बांधवगढ़, पास ही में है शहडोल के पास, तो अपन 4-5 जन बांधवगढ़ में आराम करेंगे, और बांधवगढ़ में सुबह अपन घूमेंगे,
जो क्या सफारी होती है, वो सफारी घूमने के बाद अपन शेड्यूल निकल चलेंगे। हमने वाह बढ़िया है यार, अपन लोग प्लान सही है। बेटी का मुंह देखा नहीं था, बेटी घर आई थी, तो मैंने चलो। तो बेटी को 2 दिन हो चुके थे। 2 दिन हो गए थे। तीसरे दिन जिस दिन तो मैं वो भी निकला एक तो दिमाग में टेंशन रही होगी था, यार। वो 2 दिन तो थे। तीसरे दिन जब मैं निकलना तो उस दिन मेरे घर में आने वाली थी जब मैं निकला था। तो हम लोग पहुंचे, शेड्यूल बढ़िया, एंजॉय एंजॉय हुआ सब। सुबह हम लोगों ने सफारी वफारी करी, सुबह 6-7 बजे का जगह हुआ था। तो भाई ने गाड़ी निकाली, नई गाड़ी खरीदी थी भाई ने, इनोवा। तो गाड़ी निकाली, मैं आगे सीट पे बैठा और नींद बहुत आ रही थी, और पीछे भी हम लोग 3 दोस्त और 5 लोग टोटल बैठ गए। गाड़ी रवाना हुई, गाड़ी रवाना हुई बढ़िया। इतने में अचानक क्या हुआ, बहुत बड़ा पत्थर आ गया। तो जो भाई गाड़ी चला रहा था, तो बड़ा पत्थर देख के उसको स्टेयरिंग उसकी कुछ गड़बड़ हो गई, बहक गई स्टेयरिंग हाथ से। तो हमारी वो गाड़ी ना, वो गाड़ी जो है वो 3 कुल्हाड़ी खा गई। 1 2 3 4, मैं सामने गाड़ी में बैठा हूँ, 3 कुल्हाड़ी गाड़ी खा गई। और वो कुल्हाड़ी खाने के बाद एक पेड़ था, पेड़ के पास जाके वो गाड़ी टकरा गई। और वो गाड़ी वो पेड़ से नहीं टकराती तो नीचे बहुत बड़ी खाई थी। अच्छा। तो मतलब समझ लो हम लोग पांचों में से कोई भी नहीं बचता कि कोई बचा होता उसमें से। तो बड़ा एक टिपिकल सीन था। तो मतलब जब गांव वाले जब लौट वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई, तो गांव वालों ने बोला था ये अंदर कोई बच्चा ही नहीं होगा, मर गए होंगे सारे लोग। तो मैं तो थोड़ा उनने कांच आँच फोड़े, तो मेरे को अंदर क्या था, मेरे जो पूरा पैर थे दोनों मेरे डस्टबिन का वो डस्टबिन में अंदर घुस गए थे पूरे के दोनों। ओह। और ये पूरे आंखों में इधर पूरे में कांच ही कांच ये आपके पूरे। फेस पे दिखते भी हैं ये काफी हाँ, सारे ये सब निशान। पूरे। तो उस समय आंखों में पूरे कांच घुस गए थे, तो बड़ा टिपिकल हो गया था। तो शहडोल हमको ले गए थे वहीं से हॉस्पिटल। तो अच्छा। वहाँ से तो रेफर कर दिया, फिर समझ में नहीं आया तो हम लोग रात को निकल गए। तो बस वो रोनापन इसलिए हो रहा था कि वो एक, तो वो अपनी था। मैं एक बड़ा किस्मत मानो, एक बड़ा पिताजी के नाते एक बहुत बड़ा किस्मत वाला हूँ कि क्या होता है, एक मेरी बेटी को एक कलंक लग जाता कि उसी समय की बात थी, बेटी घर पे आई और पापा को ले बैठी, मतलब पापा चले हाँ गए। राइट। एक बहुत बड़ा मेरी बेटी को आज तक कलंक लगा रहता। लेकिन मैं बड़ा किस्मत मारा मानूंगा कि उस बेटी के कारण मेरी जान बच गई। वो बेटी थी जिसके कारण मैं आज जो मैं जी रहा हूँ, वो बेटी के कारण जी रहा हूँ। नहीं तो उस दिन मेरी मृत्यु निश्चित थी। वो मृत्यु निश्चित थी, तो वो ऊपर का लिखा था, जहाँ जन्म है तो मृत्यु तो निश्चित है, वो तो मरना था। लेकिन कलंक मेरी बेटी के ऊपर लग जाता, तू आई और तू अपने बाप को लेके चली गई। तो बड़ा एक बहुत गंदा सीन था वो। और वो बेटी के कारण मैं आज उसी को इसलिए बहुत मानता हूँ मैं अपनी इट्स बेटी रियली ग्रेट। को। बहुत बड़ा। और इसके अलावा कोई और जिस जब बहुत टूटे एक तो हो? सीन हमारा प्रिंसिपल ही वाला हो गया था जिसमें अच्छा हाँ बड़ा हाँ में हाँ। बस 2 3 सीन थे खुशी हमारे। वाला कुछ बढ़िया। खुशी का एक ही था कि जब मैं देखने गया था अपनी वाइफ को, पत्नी अच्छा। को, तो बड़ा किस्मत ही वाला था भाभी कि का क्या नाम है भैया? भाभी का नाम सरिता जैन है। जबलपुर से ही है? नहीं, विदिशा से। अच्छा। बड़ा उस समय खुशी का पल ऐसा था कि वो किस्मत से ही जनवरी का समय था, और जनवरी में मेरे को देखने जाना पड़ा था। अच्छा। और जनवरी में मेरा जन्मदिन भी है, और जनवरी में देखने भी गया था। वो फाइनल हुआ, सब फाइनल होने के बाद तुरंत जो एंगेजमेंट का काम चालू हो गया। और बड़ा एक ही बार में पसंद आ गई, मतलब आपकी भाभी, और हम्म। फाइनल करा और सब वहीं पर शादी और सगाई आगाई सब हो गई। तो सबसे बड़ा खुशी का दिन था। वो और 26 जनवरी के दिन एक डिसाइड हुआ, वो भी सगाई 26 दिन के दिन मेरी सगाई थी। तो हमारी श्रीमती का पहली बार कब फोन ऑन का काम बहुत कम चलता था पहले, लैंडलाइन। लैंडलाइन चलता था। तो वो लैंडलाइन में फोन आया कि चलो अच्छा हुआ अपन संविधान लागू करने वाले। तो बड़ा खुशी का पल था उस समय। अच्छा। एक नई सोच के साथ एक नई शुरुआत हो रही। 24 को बर्थडे था, और 26 को 26 को हमारे मतलब सगाई। वो था, तो उनने बोला एक टैग दे दिया था हाँ। सगाई को कि संविधान लागू हो रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा था उस समय। तो एक खुशी का पल एक था, और दूसरा पल मेरा बेटा का जन्म हुआ था। तो मैं मंदिर में 10 बजे 11 बजे की बात था। तो पहले माँ बाप बनना बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, अभी भी। अभी भी है। तो उस समय मैं मंदिर में 2 घंटे बैठ गया था, तब पता खबर मेरे को मंदिर में पता चली कि बेटा हो गया। तो एक खुशी का क्षण था उस मंदिर के सामने। मंदिर में। अच्छा, ये जैसे ये तो आप भाभी को देखने गए, सब हुआ, ओपनली पूछना नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि ओपन फोरम है इसलिए पूछना पड़ता है। इस पूरे टाइम पीरियड में देखने में स्मार्ट हो, उस समय और वजनदारी रही होगी, तो कभी प्रेम जैसी कोई चीज जीवन में नहीं आई? प्रेम और या प्रेम प्रेम के बारे में आप 4 बातें कुछ कहने, व्हाट डू यू थिंक अबाउट नहीं, लव? प्रेम था। प्रेम तो अपनी जगह है। प्रेम किसको किस चीज़ से नहीं होता। आज हमें प्रेम सबसे ज़्यादा व्यापार से रहा, और शुरू से हमारे को व्यापार के अलावा प्रेम किसी चीज़ में नहीं दिखा। और मैं
और प्रेम व्यापार के आने के बाद जब मेरी धर्म तो एक नेचुरली है कि धर्म पत्नी आ गई तो प्रेम उसी से हुआ। धर्म पत्नी के पहले मेरा प्रेम सिर्फ व्यापार से था, और जब मेरी धर्म पत्नी आए तो प्रेम और मतलब धर्म पत्नी और व्यापार दोनों हो गया। और मैं सारे युवा प्राणियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जब शादी हो जाए, शादी के पहले क्या कर रहे हो क्या नहीं मालूम, मैंने तो नहीं किया, भगवान साक्षी है, बता तो सकते नहीं है कि हनुमान जी जैसा सीना तो है नहीं आप कि जो मैं साक्षी। कहेंगे हम उसे सच मानेंगे। तो कहने का मतलब एक ही चीज़ था कि मैं जब शादी होने के बाद, शादी के पहले भी मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मेरा प्यार जो था व्यापार से ही था। तो शादी आने के बाद मेरा सिर्फ एक ही था, मेरी धर्म पत्नी और मेरा व्यापार, एक ही दो प्रेम था। और मैं सिर्फ युवा प्राणी से एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप अपने समय में कुछ भी करो, जब शादी होने के बाद क्या होती है, मेरी उम्र में 24 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, और मेरी 25 साल में उम्र में शादी हुई थी। मेरी जो धर्म पत्नी वो 23 साल की, वो धर्म पत्नी 23 साल तक वो अपने घर में अपने जीवन अपने माँ बाप के साथ रही, मतलब उनके माँ बाप के साथ रही, अपने भाई बहनों के साथ रही, किसी खुशी पल पे रही। आज वही धर्म पत्नी और जो मेरी पत्नी है 23 साल बाद मेरे जीवन में आती है। जैसे वो सोचती है कि मेरा भगवान, मैं जैसे सोचता कि मेरी पत्नी सीता है तो वो भी राम की उम्मीद रखती है। राइट। तो मैं यही लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि वो अपन सीता की उम्मीद रखते हैं तो उसको भी राम बनकर दिखाओ। अपन को ये सब चीज़ करने से कोई मतलब नहीं होता, ये सब प्रेम और ये सब चीज़ें एक अलग चीज़ है। लेकिन जिस धर्म पत्नी को आप अपने घर में लेके आए तो उसको कितना अटूट विश्वास होगा आपके ऊपर, तो उसको कभी ज़िंदगी में विश्वास टूटने मत दो। और जब वो अपन 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 सोचते हैं कि हमारी पत्नी राम सीता हो तो हम राम बन करके होना देखा, तो मैंने वही कंटस हमेशा से रखा, वो आज तक रखा हूँ उस चीज़ उसूल को। बड़े पक्के हैं। असूल के पक्का हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए कभी नहीं तोड़ सकता। हमारे भैया शो का नाम हमने गुरु ज्ञान रखा है, और जाते जाते आपसे ये पूछेंगे एकदम लास्ट में, मतलब बहुत टाइम ले लिया आपका, गुरुवर के बारे में, विद्यासागर जी के बारे में दो चार आचार्य अच्छी श्री, यादें। मतलब बहुत अच्छी बात करी, मतलब आज मतलब ये सब चीज़ गुरु ज्ञान तो अपनी जगह हो गया, लेकिन आज गुरुवर की बात कर ली। मतलब आज की डेट में ऐसा संत और ऐसा भगवान मिलना, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जैसे, मतलब लोगों ने, मतलब भगवान तो जाके अपन ने किसी ने भगवान नहीं देखे, लेकिन आज यदि जैन समाज हो या अदर कास्ट हो, हिंदू या मुसलमान है, आज आचार्य श्री विद्यासागर को एक जैन कौम ही नहीं मानती है। सम्मान। हर कास्ट का हर एक मुसलमान, एक हिंदू और एक हर लोग आचार्य श्री को मानते थे। मतलब वो इस युग के भगवान थे। मतलब लोगों ने भगवान नहीं देखा, लेकिन भगवान क्या होते हैं, वो भगवान जो जानता है, मतलब जिसने उनकी त्याग और परित्याग को देखा होगा, तो आचार्य श्री के विद्यासागर महाराज जी को भगवान के तौर पे देखा है। तो बहुत कम लोगों को आशीर्वाद देते हो, जिनके ऊपर देते तो उनका तो बात ही अलग है। तो मैं किस्मत से मैं मान सकता हूँ कि मैं हूँ इस संसार में, कि मेरे को उनका आशीर्वाद मिल गया। बहुत बढ़िया लगा आपका, और आगे बढ़े, भगवान से चाहते हैं आपका ये डील आगे और बढ़े। पहला स्टेप आपके ही साथ लिया है, बहुत तो बस अच्छी बात है, हमने बोला हमारे शुरुआत हो तो भगवान लक्ष्मी बरसे और सब कुछ आपके ऊपर गुरु कृपा है, तो बस वो कृपा बनी रहे। चले। ठीक। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड। आप देख रहे थे गुरु ज्ञान। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मौज है, बहुत जमा जम है सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे आएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। और कबीरदास जी की एक और लाइन आपने सुनी होगी ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ गणा ऋतु आए फल होए। तो धीरे 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 एपिसोड्स देखिए, हमको एंजॉय करिए। सब्सक्राइब आप खुद कर लीजिएगा, मांगू कि अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप देखते रहिए, देव सिद्धार्थ हूं मैं, और आप देखते रहिए डी न्यूज। नमस्कार।